हेलो दोस्तों, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं पैराडाइज लॉस्ट, जो कि लिखा गया था जॉन मिल्टन के द्वारा। तो इसके कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स और इसके बैकग्राउंड जान लेते हैं। पब्लिश 1667 इन 10 बुक्स, या 1667 में पब्लिश हुआ था 10 बुक्स में। लेटर इन 1671 एंड इन 1674 टू इनलार्ज वर्जन वर पब्लिश। 1671 और 1674 में इसके दो इनलार्ज वर्जन पब्लिश हुए। इन द फाइनल पब्लिकेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट देयर वर अराउंड 12 बुक्स। जब इसका फाइनल पब्लिकेशन हुआ तो इसमें लगभग 12 बुक थे। द 10th बुक हैज़ बिन एक्सपेंडेड इनटू 2 डिफरेंट बुक्स, बुक 11 एंड बुक 12। जो 10वां बुक था उसी को एक्सपेंड करके बुक 11 और बुक 12 बनाया गया। इट इज़ बिब्लिकल इन कंटेंट, यह बिब्लिकल है कंटेंट में। एंड इट इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स, ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। मिल्टन हैज़ नरेटेड पैराडाइज लॉस्ट while it has been penned down by his nephew Philip। मिल्टन इसे नरेट कर रहा था जबकि इसे लिख रहा था उसका नेफ्यू फिलिप। Milton, in his sonnet on arriving at the age of 23, told us that he is up to something big। मिल्टन ने अपने सोनेट ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23 में लिखा था कि वह कुछ बड़ा तैयार कर रहा है। सो ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर पैराडाइज लॉस्ट। तो उसमें यह इंडिकेट कर रहा था कि वह पैराडाइज लॉस्ट के लिए तैयारी कर रहा है। When Milton started writing this, he represented the same old biblical story, a war between the God and angels। मिल्टन ने इसे लिखा तो इसमें उसने वही पुरानी बिब्लिकल स्टोरी को बताया जिसमें वार हो रहा है एक गॉड और एंजल्स के बीच। मिल्टन बीइंग ए प्यूरिटन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट चार्ल्स वन एज सैटन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट गॉड। मिल्टन एसिमिलेटेड हिमसेल्फ विद सैटन। मिल्टन जो कि एक प्यूरिटन था, यह प्रोटेस्ट कर रहा था इसके द्वारा चार्ल्स वन के खिलाफ, जैसे कि सैटन प्रोटेस्ट कर रहा था गॉड के खिलाफ। मिल्टन एसिमिलेटेड हिमसेल्फ विद सैटन। मिल्टन अपने आप को एसिमिलेट कर लेता है सैटन के साथ। Milton invokes Muse Urania and requested her that his content is very big। मिल्टन इन्वोक करता है यूरेनिया को और उसे बताता है कि उसका कंटेंट काफ़ी बड़ा है। सो ही सेज कीप ब्लेसिंग एंड इनलाइटिंग मी एंड मोर ओवर माई टास्क इज बिग। सो व्हेन आई स्लीप कम टू माई स्लीप एंड इनलाइटिन मी। तो वह कहता है कि मुझे लगातार मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखें और मुझे इनलाइटन करते रहें। और उसका टास्क क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो वह कहता है कि जब मैं सो भी जाऊं तब भी वो आकर उसे इनलाइटन करे। विलियम ब्लेक सेड मिल्टन वाज एट द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। विलियम ब्लेक कहते हैं कि मिल्टन डेविल की पार्टी में चला गया था इसको लिखने के दौरान, वो जबकि उसे यह पता नहीं था। मिल्टन इन द इनिशियल चैप्टर सेड दैट आई वांट टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। मिल्टन ने इनिशियल चैप्टर में यह कहा था कि वह जस्टिफाई करना चाहता है वेज ऑफ गॉड को आदमियों के प्रति। पैराडाइज लॉस्ट स्टार्ट्स इन मीडियाज रेस। पैराडाइज लॉस्ट जो कि मीडिया रेस में स्टार्ट होती है, इसका मतलब होता है फॉर्म इन बिटवीन, मतलब किसी भी चीज़ के बीच से। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मिडिल ऑफ द स्टोरी एंड देन वी गेट फ्लैश बैक एंड डिटेल ऑफ द फर्स्ट स्टोरी। तो यह कहानी के बीच से शुरू होती है और फिर फ्लैशबैक में हम इसकी पीछे की स्टोरी जानते हैं। इन द फर्स्ट 3 बुक्स देयर इज नो डिस्क्रिप्शन ऑफ एडम एंड ईव। पहले 3 बुक में एडम और ईव का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं बुक 1। मिल्टन इन्वोक्स द हेवेनली म्यूज यूरेनिया एट द बिगिनिंग ऑफ बुक 1 एंड बुक 4। मिल्टन जो है हेवेनली म्यूज जो यूरेनिया है उसको इन्वोक करता है बुक 1 में और बुक 4 के बिगिनिंग में। सैटन एंड द अदर रिवेलियस एंजल्स अवेक टू फाइंड देमसेल्व्स इन हेल ऑन द लेक ऑफ फायर। सैटन और सभी जो रिवेलियस एंजल हैं जब वो उठते हैं तो अपने आप को हेल में पाते हैं, लेक ऑफ फायर में, जहाँ की लेक ऑफ फायर है। इट इज़ डार्क एंड डेसिमल प्लेस, इट हैज़ अ रिवर ऑफ सल्फर, लॉट्स ऑफ टेम्परेचर। ये एक काफ़ी अंधेरा वाला जगह है, यहाँ पे सल्फर की रिवर है और काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है। सैटन इज लाइंग बिसाइड बेल्जिबब। सैटन जो है बेल्जिबब के किनारे साथ में लेटा हुआ है। सैटन रेजेज हिमसेल्फ फ्रॉम द लेक एंड फ्लाइज टू द शोर। सैटन उठता है और शोर पर उड़ के जाता है किनारे की तरफ। ही कॉल्स फॉर द अदर एंजल्स टू डू द सेम। वो और बाकी एंजल्स को भी ऐसा ही करने बोलता है। एंड दे असेंबल बाय द लेक, और वो सभी फिर किनारे में जाके जमा होते हैं। सैटन ट्राइज टू इंस्पायर हिज फॉलोअर्स। सैटन अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करना चाहता है और यहाँ पे कुछ वो इंपॉर्टेंट कोट्स कहता है, जैसे अवेक अराइज और बी फॉर एवर फॉलन। दूसरा है बेटर टू बी रूल इन हेल देन सर्व इन हेवन। द माइंड is its own place and it itself can make a heaven of hell
or hell of heaven, led by Mammon and Lucifer. The fallen angels dig into the balls of the ground, unearthing gold and other minerals. मैमन और मुल्सिबर लीड करते हैं और बाकी जो फॉरेन एंजल्स हैं वो ज़मीन खोदते हैं तो वहाँ से गोल्ड और दूसरे मिनरल्स निकलते हैं. विद देयर इनह्यूमन पावर्स दे कंस्ट्रक्ट अ ग्रेट टेम्पल इन अ शॉर्ट टाइम. अपने वो इनह्यूमन पावर के चलते वो काफ़ी कम समय में एक काफ़ी बड़ा महल तैयार करते हैं. इट इज़ कॉल्ड पेंडिमोनियम. इसका नाम वो रखते हैं पेंडिमोनियम, विच इन ग्रीक मीन्स ऑल द डेमन्स. अब आते हैं बुक 2 पे. बुक 2 में द हाइएस्ट रैंकिंग ऑफ द एंजल देन असेंबल फॉर अ काउंसिल. अब जो फॉलन एंजल में जो हाईएस्ट रैंक वाले एंजल हैं वो सभी जमा होते हैं काउंसिल के लिए, मीटिंग के लिए. इन द काउंसिल सैटन आस्क व्हाट द डेमन्स थिंक शुड बी द नेक्स्ट मूव अगेंस्ट गॉड. में सैटन पूछता है कि अब उनकी क्या तैयारी है गॉड के खिलाफ. मोलोच आर्ग्यूज फॉर ओपन वारफेयर. मोलोच कहता है कि वो गॉड से फिर से खुला युद्ध कर ले. बेलाइल ट्विस्ट मोलोच आर्गूमेंट प्रपोजिंग दैट नथिंग शुड बी डन. बेलाइल जो है मोलोच की बातों को काटता हुआ कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है. He says that there is no point of taking a open war or defeating God by tricking, because God present everywhere and he can see both open and concealed war. वह कहता है कि भगवान जो गॉड है वो हर जगह उपस्थित हैं, वो चाहे वो कैसे भी युद्ध करें उन्हें वो पहले ही देख लेंगे. Mammon argues that they do not do the best with what they have. Mammon कहता है कि वह जो बेस्ट करेंगे उनके पास जो भी है उसी से. Then Saturn says we can't defeat God in direct fight. Saturn कहता है कि गॉड को डायरेक्ट फाइट में नहीं हरा सकते. So I will corrupt the human race and that's how I will impose my war against God. इसीलिए जो गॉड ने अभी जो ह्यूमन बनाए हैं उसे वह करप्ट कर देगा. Finally Beelzebub, Saturn's second in command, that the angels try to get at God through his new creation man. फाइनली जो बेल्जेबब है वो सैटर्न का सेकंड इन कमांड है, वो प्रपोज करता है कि वो भी मतलब उस सैटर्न के बात को सपोर्ट करता है कि वो ह्यूमन जो न्यू क्रिएशन मैन है उसी को करप्ट कर दें. बेल्जेबब्स प्रपोजल विच इज़ रियली सैटर्न्स प्रपोजल इज अडॉप्टेड. बेल्जियम का जो प्रपोजल है जो कि सैटर्न का भी है उसी को अडॉप्ट कर लिया जाता है. एंड सैटर्न वॉलंटियर्स टू फाइंड द न्यू वर्ल्ड एंड न्यू क्रिएचर्स. और सैटर्न वॉलंटियर करता है नया वर्ल्ड और नए क्रिएचर को खोजने के लिए. वन ही लीव्स एट वंस. वह निकल पड़ता है फ्लाइंग टू द गेट ऑफ हेल. गेट ऑफ हेल से बाहर निकलता है. देयर ही मीट्स हिज चिल्ड्रन सीन एंड डेथ. वहाँ वह अपने बच्चों सीन और डेथ से मिलता है. सीन इज नॉट ओनली सैटर्न्स डॉटर बट सी इज ऑल्सो हिज वाइफ. सीन जो है वह उसकी सिर्फ बेटी नहीं है, वह उसकी पत्नी भी है. सीन opens the gate for Saturn who flies out into chaos and night. सीन जो है वो गेट खोलती है और सैटर्न अंधेरे में उड़ जाता है. सीन एंड डेथ फॉलोज हिम. सीन और डेथ उसको फॉलो करते हैं. फाइनली इन द डिस्टेंस सैटर्न सीज अर्थ. फाइनली कुछ दूरी से सैटर्न अर्थ देखता है और यहीं पे बुक 2 एंड हो जाता है. बुक 3. Book 3 opens with the invocation to the muse again. He addressed the muse calling holy light. बुक 3 में वह फिर से म्यूज को इन्वोकेट करता है और इसमें वह म्यूज को होली लाइट कहता है. गॉड वाचेज सैटर्न अप्रोचेज अर्थ एंड प्रिडिक्ट्स हिज सक्सेस इन करप्टिंग मैन. गॉड जो है ये सब कुछ देख रहे हैं और वो प्रिडिक्ट करते हैं कि सैटर्न सक्सेस हो जाएगा मैन को करप्ट करने में. मैन हैज़ फ्री विल. मैन के पास फ्री विल है, यानी कि उसकी अपनी मर्जी है, वह चाहे तो करप्ट हो भी सकता है नहीं भी. बट गॉड ओमनीसिएंटली नोज व्हाट विल हैपन. गॉड जो कि सर्वज्ञानी है वह जानते हैं कि क्या होने वाला है. गॉड एड्स दैट मैन कैन बी सेव्ड थ्रू मर्सी एंड ग्रेस. गॉड आगे यह ऐड करते हुए बताते हैं कि आदमी को बचाया जा सकता है मर्सी और ग्रेस से. बट ही मस्ट ऑल्सो एक्सेप्ट दैट जस्ट पनिशमेंट ऑफ डेथ unless someone takes on death for man. पर वो आगे यह भी बताते हैं कि किसी को आदमी के बदले उनके रिडेप्शन के लिए पनिशमेंट ऑफ डेथ लेना पड़ेगा. द सन ऑफर्स टू बिकम अ मैन एंड सफ़र डेथ इन ऑर्डर टू ओवरकम इट. जो गॉड का बेटा है सन, वो अब खुद को ऑफर करता है कि वह सफ़र करेगा डेथ
और वह इससे ओवरकम करेगा। द एंजल्स रिजॉइस, सारे एंजल्स जो हैं वो खुश हो जाते हैं। इन द मीन टाइम सैटर्न सिटिंग ऑन द ईज ऑफ द अर्थ कैन नॉट सी द वे टू मैन। अब सैटर्न जो है अर्थ के ईज पे बैठा हुआ है और वहाँ से वह देखने की कोशिश कर रहा है, बट उसे कुछ दिखता नहीं है। सैटर्न डिस्गाइजेस हिमसेल्फ एज चेरब and flies to the sun to talk with Archangel Uriel. Uriel shows Saturn the way to man. सैटर्न को अब कुछ नहीं दिख रहा है, तो सैटर्न डिस्गाइज करता है खुद को अब एक चेरब के रूप में और वह उड़ के जाता है सन के पास जहाँ पे आर्कएंजल यूरियल है, और वह यूरियल से अर्थ का डायरेक्शन पूछता है, जो कि यूरियल वहाँ से उसे बता देता है। तो यहाँ से शुरू होता है बुक 4। मिल्टन इनवोक्स हेवेनली म्यूज यूरेनिया एट द बिगिनिंग ऑफ बुक 4। मिल्टन फिर से हेवेनली म्यूज जो यूरेनिया है उसको इन्वोक करता है बुक 4 में। लुकिंग एट अर्थ, सैटर्न इज टेकन विथ इट्स ब्यूटी बट क्विकली ओवरकम्स इट्स सिंपैथी टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट ही मस्ट डू। सैटर्न जो है वो अर्थ को देखता है और उसकी ब्यूटी से प्रभावित हो जाता है, लेकिन वह खुद को संभालता है और वह कंसंट्रेट करने लगता है कि वह क्या करने आया है। ही सीज एडम एंड ईव एंड इज इंटरेस्ट विथ देयर ब्यूटी। वह एडम और ईव को देखता है और वह उनकी ब्यूटी को देखकर मोहित हो जाता है। यूरियल on the sun becomes suspicious of the cherub whose face shows changing emotions and goes to warn Gabriel. यूरियल जो चेरब को देखता है और उसके फेस पे चेंजिंग इमोशंस को देख के समझ जाता है और वह जाके वार्न करता है गैब्रियल को। गैब्रियल says that he and his angels will capture any interlopers in the garden. गैब्रियल कहता है कि वह और उसके एंजल कोई भी अगर मैदान उस गार्डन में बाहर से आया है तो वो उसे पकड़ लेंगे। एंड लेट दैट नाइट इथुरियल एंड जेप्रॉन कैप्चर सैटर्न विस्परिंग इन ईव्स ईयर इन द शेप ऑफ टोड। उस रात को इथुरियल और जेप्रॉन कैप्चर कर लेते हैं सैटर्न को जब वो ईव के ईयर में कुछ विस्पर कर रहा था टोड का शेप लेके। द टू एंजल्स ब्रिंग सैटर्न बिफोर गैब्रियल हु विथ गॉड्स हेल्प vanishes the tempter from earth। वह उसे पकड़ कर लाते हैं गैब्रियल के पास और वह भगवान गॉड की मदद से वह उसको सैटर्न को बैनिश कर देते हैं अर्थ से। बुक 5। When Eve awakes, she tells Adam of her troubling dream. Adam confronts her, reminding her that they are safe if they obey God. जब ईव उठती है तो वह बताती है एडम को अपने ट्रबलिंग ड्रीम के बारे में। एडम उसको कन्फ्रंट करता है और कहता है कि वो लोग सेफ हैं, सिर्फ उन्हें गॉड को ओबे करना है। गॉड डिसाइड्स टू सेंड द आर्कएंजल रैफेल टू वार्न एडम एंड ईव टू बी वेरी ऑफ सैटर्न। गॉड डिसाइड करते हैं रैफेल को भेजने के लिए ताकि वो सैटर्न के प्लान के बारे में उन्हें बता सकें। रैफेल गोज टू अर्थ वेयर ही ईट्स विथ एडम एंड ईव। रैफेल अर्थ में आता है और वो एडम और ईव के साथ खाना खाता है। आफ्टर द मील रैफेल टेल्स एडम अबाउट द ग्रेट रिबेलियन इन हेवन। खाना खाने के बाद रैफेल एडम को ग्रेट रिबेलियन जो कि हेवन में हुआ उसके बारे में बताता है। रैफेल सेज दैट लूसीफर सैटर्न वाज जेलस ऑफ द सन एंड थ्रू सोफिस्टिक आर्ग्यूमेंट गॉट हिज फॉलोअर्स अबाउट 1/3 ऑफ द एंजल्स। रैफेल बताता है कि लूसीफर जो कि गॉड का सबसे फेवरेट था और सबसे ब्यूटीफुल एंजल था, बट जब गॉड ने सन को बनाया तो वह उससे जेलस होने लगा और अपने आर्गूमेंट से वो अपने फॉलोअर को जमा करता है और करीब 1/3 जो एंजल्स हैं वो उसके साथ हो जाते हैं। देयर ओनली वन ऑफ सैटर्न्स फॉलोअर्स स्टूड अप अगेंस्ट हिम, एब्डियल, हु रिटर्न टू गॉड। और 1/3 जो फॉलोअर है उसमें से केवल एक उसके खिलाफ खड़ा होता है जिसका नाम एब्डियल है और वो दोबारा से गॉड की ओर रिटर्न हो जाता है। बुक 6, इसमें वो ग्रेट वार की स्टोरी कंटिन्यू है। सैटर्न अटैक्स गॉड एंड द हेवनली होस्ट whose power has been limited by God। सैटर्न जो अटैक करता है गॉड पे और हेवनली होस्ट पे, और सैटर्न का पावर जो है गॉड ने लिमिटेड कर रखा है। गॉड्स फोर्सेस हैव लिटिल डिफिकल्टी इन डिफीटिंग द रिबल्स। गॉड के फोर्सेस को थोड़ा डिफिकल्टी होती है उन लोगों को डिफीट करने में। माइकल स्प्लिट सैटर्न इन हाफ विच इज ह्यूमिलिएटिंग बट नॉट डेडली बिकॉज सैटर्न एज एन एंजल कैन नॉट डाई। माइकल जो है वो सैटर्न को 2 भागों में स्प्लिट कर देता है, जो कि काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग होता है, लेकिन वो मरता नहीं है क्योंकि वह एक एंजल है। एट द फर्स्ट डे ऑफ बैटल द रिबेल्स कंस्ट्रक्ट ए कैनन एंड बिगिंस
द सेकेंड डेज बैटल विथ सम सक्सेस। पहले दिन के युद्ध के बाद दूसरे दिन के युद्ध में जो रेबेल हैं वो कैनन यानी कि तोप तैयार करके लेकर आते हैं और दूसरे दिन के बैटल में वो उसका प्रयोग करते हैं और कुछ सक्सेस पाते हैं। गॉड्स फोर्सेस बिगिन टू पुल अप द माउंटेन्स एंड हर्ल देम एट द रेबल्स ब्यूरिंग देम एंड देयर कैनन्स। जो गॉड के फोर्सेस हैं वो माउंटेन्स को पुल अप करते हैं और उन पर थ्रो करते हैं, जिससे कि वो खुद और वो जो उनके कैनन हैं वो दोनों दब जाते हैं। गॉड इज अम्यूज एट द प्री-assumption of the rebels but does not want the landscape destroyed। गॉड जो है वो खुश होते हैं कि रिबेल्स के प्री-assumption से कि उन्हें लगता है कि वो युद्ध जीत जाएंगे, लेकिन वह यह नहीं चाहते कि जो वहाँ का लैंडस्केप है वो डिस्ट्रॉय हो। ही सेंड्स द सन फोर्थ बाय हिमसेल्फ इन चैरियट। वह सन को भेजते हैं चैरियट में एंड द रिबेल्स आर क्विकली हेडेड इनटू हेल। और रिबेल्स को तुरंत ही वहाँ से भगा दिया जाता है हेल में। अब आता है बुक 7। इट्स इंटायर फोकस इज ऑन स्टोरी ऑफ क्रिएशन। इस बुक का पूरा फोकस है स्टोरी ऑफ क्रिएशन पे। रैफेल रिस्पॉन्ड्स टू एडम्स क्वेश्चन अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। रैफेल जो है वो एडम उसे पूछता है कि वर्ल्ड का क्रिएशन कैसे हुआ, तो उस पर एडम रैफेल बताता है द एंजल एक्सप्लेन्स द डे बाय डे क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड इन 6 days। तो रैफेल बताता है कि डे बाय डे क्रिएशन का कि वर्ल्ड कैसे 6 दिनों में बना। ऑन डे 1 गॉड क्रिएटेड हेवन अर्थ एंड लाइट। डे 1 में गॉड ने हेवन अर्थ और लाइट को क्रिएट किया। डे 2 में डे एंड नाइट। डे 3 में ड्राई लैंड्स, माउंटेन, सीज, ग्रास एंड फ्रूट यील्डिंग ट्रीज। डे 4 में सन, मून एंड स्टार्स। डे 5 में रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। डे 6 में कैसल एंड क्रीपिंग थिंग्स एंड डे 7 में गॉड रेस्टेड, जो हम लोग अभी संडे मनाते हैं। While telling the story of creation, he also told that God created man under his own image to govern over all these things। जब वो स्टोरी बताता है तो ये भी बताता है कि गॉड ने ह्यूमन को अपने इमेज में क्रिएट किया है ताकि वह इन सभी चीज़ों पर गवर्न कर सके। बुक 8। Adam asked about the motion of the heavenly bodies। Raphael explained that Adam should leave some questions to God's wisdom। एडम अब रैफेल से हेवनली बॉडीज के मोशन के बारे में पूछता है, तो रैफेल उसको एक्सप्लेन करते हुए कहता है एडम जो कुछ क्वेश्चन है वो गॉड्स के विजडम पे छोड़ दे। नेक्स्ट एडम डिस्क्राइब हिज ओन क्रिएशन। अब एडम जो है वो अपना खुद का क्रिएशन डिस्क्राइब करता है। हिज इंट्रोडक्शन टू ईडन एंड द क्रिएशन ऑफ ईव। उसका कैसे इंट्रोडक्शन हुआ ईडन में और कैसे ईव बनी। ईव हैज़ बीन क्रिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द रीब्स ऑफ एडम। ईव जो है वो एडम के वन ऑफ द रीब्स से बनी है। He describes how beautiful Eve is to him and the bliss of wedded love। और डिस्क्राइब करता है कि ईव कितनी सुंदर है और वह वेडेड लव से काफ़ी खुश है। रैफेल गिव्स एडम ए फाइनल वार्निंग अबाउट सैटर्न एज ही लीव्स। रैफेल जो कि जाने वाला है वह फाइनल वार्निंग देता है एडम को सैटर्न के बारे में और वह चला जाता है। बुक 9। हैविंग बीन गोन फ्रॉम ईडन for 8 days, Saturn returns, sneaking in through a fountain near the tree of knowledge। सैटर्न को जिसे पहले भगा दिया गया था 8 दिनों के बाद सैटर्न फिर से वापस आ जाता है और वो फाउंटेन के पास, ट्री ऑफ नॉलेज के पास जो फाउंटेन है वहाँ पे वह झांक रहा है। ही टेक्स द फॉर्म ऑफ ए सर्पेंट टू ट्राई टू ट्रिक मैन। वह काफ़ी देर सोचने के बाद एक सर्पेंट का फॉर्म लेता है मैन को ट्रिक करने के लिए। When Adam and Eve awake, they argue over whether they should work together or alone। Eve finally convinces Adam to let her work by herself। जब एडम और ईव उठते हैं सुबह तो आर्ग्यू करते हैं कि क्या वो साथ काम करें या अकेले अकेले काम करें, बट ईव नहीं मानती। ईव अकेले काम करना चाहती है और वह फाइनली एडम को कन्विंस करती है कि वह अकेले ही काम करेगी। सैटर्न इन सर्पेंट्स फॉर्म अप्रोचेज ईव एंड यूजिंग क्लेवर बट fallacious arguments convinces her to eat the fruit of tree of knowledge। सैटर्न जो कि सर्पेंट के फॉर्म में है वह ईव को अप्रोच करता है और वह अपना जो चालाक बुद्धि वाला जो है उससे और भ्रम में डालने वाले आर्गूमेंट से कन्विंस करता है एडम को वो ट्री ऑफ नॉलेज का फ्रूट खाने के लिए। वह उसे कहता है इसे खाने से वह गॉडेस बन जाएगी और फाइनली ईव कन्विंस होकर ट्री ऑफ नॉलेज से फ्रूट वो खा लेती है। आफ्टर ईव ईट्स शी रिवील्स व्हाट शी हैज़ डन टू एडम।
वो आप जब वो ट्री ऑफ नॉलेज का फ्रूट खा लेती है तो वह एडम को जाकर बताती है कि उसने क्या कर दिया है। वो अनेबल टू बियर द थॉट ऑफ लूजिंग ईव इट्स ऑल्सो, जो कि नहीं खोना चाहता है ईव को, और वह भी खा लेता है एडम। हैविंग ईटन द फ्रूट द टू आर ओवरकम विथ लस्ट एंड रन टू द वुड्स टू मेक लव। जब दोनों वो अब फॉरबिडन ट्री जो कि ट्री ऑफ नॉलेज है उसका फ्रूट खा लिए हैं तो लस्ट उनको ओवरकम करता है और वो वुड्स की ओर चले जाते हैं टू मेक लव। व्हेन दे अवेक दे आर फिल्ड विथ सेम एंड गिल्ट, ईच ब्लेम्स द अदर। जब वो उठते हैं तो वो अपने आप को सेम और गिल्ट में पाते हैं और वो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। बुक 10, 11 and 12। In heaven, the angels are horrified that man has fallen, but God assures them that he had foreknown all that would happen. हेवन में सारे एंजल डरे हुए हैं, परेशान हैं कि मैन का जो है फॉल हो गया है, बट गॉड उनके एश्योर करते हैं कि उन्हें यह सब पहले से पता था। He sends the sun to earth to pronounce judgment on the humans, and the serpent the long goes to earth and makes his judgments. गॉड जो है वो सन को भेजते हैं जजमेंट प्रोनाउंस करने के लिए है, और सन जो है अर्थ में आता है और अपना जजमेंट सुनाता है। He adds though that through mercy Adam and Eve and all human may eventually be able to overcome death. वह जजमेंट सुनाने के बाद ऐड करता है कि मर्सी के द्वारा एडम और ईव और सारे जो ह्यूमन हैं वो लास्ट में एबल होंगे डेथ को ओवरकम करने के लिए। इन एन एक्ट ऑफ पिटी द सन क्लोज द टू ह्यूमन बींग्स। और एक्ट ऑफ पिटी में वह दोनों एडम और ईव को क्लोज देता है। सीन एंड डेथ मीनवाइल हैव सेंस एन अपॉर्चुनिटी ऑन अर्थ। सीन और डेथ को अब एक आभास होता है कि अब अर्थ पे अपॉर्चुनिटी है। दे मेट सैटर्न रिटर्निंग टू हेल। वो सैटर्न से मिलते हैं जो कि वापस हेल लौट रहा है। दे प्रोसीड टू अर्थ वाइल सैटर्न इंटर्स हेल इन डिस्गाइज। वो दोनों सीन और डेथ जो है वो अर्थ की तरफ बढ़ जाते हैं और सैटर्न इंटर करता है हेल में अपने वो स्नेक वाले डिस्गाइज में। सैटर्न अपीयर्स ऑन हिज थ्रोन एंड अनाउंसेस व्हाट ही हैज़ डन। सैटर्न अपने जाके थ्रोन पे बैठता है, गद्दी पे, और वह बताता है कि उसने क्या किया है। एक्सपेक्टिंग टू हियर द अप्लॉज ऑफ ऑल द फॉलन एंजल्स, ही इंस्टेड हियर्स ओनली हिसिंग एज ही एंड ऑल हिज फॉलोअर्स आर टर्न इनटू स्नेक्स। वह अपने गद्दी में बैठने के बाद वह सबको यह बताता है कि उसने क्या किया है, तो वह यह आशा करता है कि सभी लोग उसे उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन वह कुछ भी नहीं सुन पाता सिवाय हिसिंग साउंड के, क्योंकि वो और उसके सारे फॉलोअर अब सांप में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। ऑन अर्थ सीन एंड डेथ सी इन्फिनाइट अपॉर्चुनिटी। जब सीन और डेथ जब अर्थ में आते हैं तो वह देखते हैं कि यहाँ काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। एडम एंड ईव लैमेंट्स बट ईव सबमिसिवली आस्क एडम्स फॉरगिवनेस। अब एडम और ईव जो कि अब पछता रहे हैं, ईव है वो एडम से क्षमा मांगती है। ही रिलेंट्स हिज लव ओवरकमिंग हिज बिटरनेस। वह अपने प्यार के सामने वह ढीला पड़ जाता है। ही सजेस्ट सुसाइड एज अ वे टू अवॉइड द टेरिबल कर्स। शी सजेस्ट सुसाइड एज अ वे टू अवॉइड द टेरिबल कर्स ऑन द वर्ल्ड, बट एडम सेज दैट दे मस्ट ओबे गॉड। वह ईव सजेस्ट करती है कि वो सुसाइड कर लेते हैं वो टेरिबल कर्स को अवॉइड करने के लिए जो कि वर्ल्ड में है, लेकिन एडम कहता है कि उन्हें गॉड को ओबे करना चाहिए। गॉड सेंड्स द एंजल माइकल टू टेक एडम एंड ईव आउट ऑफ ईडन। गॉड जो है अब एंजल माइकल को भेजते हैं ताकि वो एडम और ईव को बाहर ले जाए एडन से। बिफोर डूइंग सो माइकल टेक्स एडम टू अ हिल एंड गिव्स द ह्यूमन ए विजन ऑफ बिब्लिकल हिस्ट्री एंडिंग विद द बर्थ ऑफ जीसस हु विल बी द सेवियर ऑफ मैन। माइकल जो है उन्हें बाहर ले जाने से पहले एडम को एक हिल के पास ले जाता है और वह उसे पूरा बिब्लिकल हिस्ट्री की पूरा विजन देता है जो कि एंड होता है बर्थ ऑफ जीसस से, जो कि सेवियर बन के आएंगे मैनकाइंड के। एडम रिजॉइसेस। एडम खुश हो जाता है। एडम एंड ईव टुगेदर आर लेट आउट ऑफ ईडन। एडम और ईव को अब ईडन से बाहर कर दिया गया है। बिहाइंड देम अ फ्लेमिंग स्वॉर्ड गार्ड्स द एंट्रेंस। अब उनके पीछे एक फ्लेमिंग स्वॉर्ड जो है अब वो एंट्रेंस को गार्ड कर रहा है। एंड दे फेस ए न्यू लाइफ इन अ न्यू वर्ल्ड। अब उन्हें नई दुनिया में नई जिंदगी जीनी है। धन्यवाद।